हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं औरूप और आप लोग देख रहे हैं वेब का सेकंड लेक्चर, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड ऑफ वेब्स के बारे में। ठीक है कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम पे क्या क्या स्पीड होता है वेब का। तो देखो, इसके रिगार्डिंग कुछ फार्मूलाज हैं जो डायरेक्टली याद रखना होगा और कुछ डेरिवेशंस भी हैं फॉर फाइंडिंग डिफरेंट मीडियम्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल वेब का ही बात करें, ठीक है, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम लॉन्गिट्यूडिनल वेब। लॉन्गिट्यूडिनल वेब के बारे में देखो, लॉन्गिट्यूडिनल वेब अगर कोई भी मीडियम है, मान लो गैसियस मीडियम है, ठीक है, गैसियस मीडियम है, गैसियस मीडियम, ठीक है, मान लो गैसियस मीडियम है, तो उसमें क्या होगा ना, ये जब प्रोपागेट करेंगे तो उस गैसियस मीडियम का कोई बाल्क मॉड्यूलस होगा या इलास्टिक मॉड्यूलस होगा। ठीक है, तो उसके स्क्वायर रूट के साथ प्रोपोर्शनल होता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेब का स्पीड जो है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू बाल्क मॉड्यूलस। मतलब बाल्क मॉड्यूलस जितना ज़्यादा होगा उतना उसका स्पीड भी ज़्यादा होगा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, मतलब डेंसिटी जितना बढ़ाओगे उतना क्या होगा, स्पीड उसका घट जाएगा। ठीक है, स्पीड उस मीडियम पे घट जाएगा। हाँ, लेकिन डेंसिटी बढ़ाते बढ़ाते लिक्विड मत बना देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, समझो चीज़ को, गैसियस मीडियम का ही मतलब गैस गैस ही रहे लेकिन डेंसिटी बढ़ा सकते हो ना। गैस गैस ही है लेकिन डेंसिटी उसका बढ़ रहा है। ठीक है, मीडियम गैसियस मीडियम ही है। तो इसमें स्पीड कितना होगा, इज इक्वल्स टू रूट अंडर बी बाई रो, और यहाँ से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ इसको वन मान के, मतलब जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसका वैल्यू वन हो जाता है इसमें, एंड जो वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव थ्रू ए गैसियस मीडियम होता है वो रूट अंडर बी या केब से भी डिनोट कर सकते हो। तुम लोग जिससे किए हो उससे ही करना। ये बाल्क मॉड्यूलस है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, बाल्क मॉड्यूलस। तो कहीं कहीं किसी किसी बुक में बाल्क मॉड्यूलस को के से या बीटा से भी डिनोट किया जाता है। तो जिस नोटेशन को तुम लोग यूज करते हो वो ही उसको ही यूज करना। इलास्टिक मॉड्यूलस, इसमें बाल्क मॉड्यूलस ही आएगा क्योंकि गैसियस मीडियम पे सिर्फ बाल्क मॉड्यूलस ही रहता है। तो इसमें स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेब जो मिला हम लोगों को वो क्या मिला, v इक्वल्स टू रूट अंडर बी बाई रो। और अगर हम ट्रांसवर्स वेब की बात करते हैं, अगर हम ट्रांसवर्स वेब की बात करते हैं, ट्रांसवर्स वेब स्पेशली कहाँ पे, ट्रांसवर्स वेब प्रोपागेटिंग थ्रू ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के थ्रू अगर पास करे, थ्रू ए स्ट्रिंग। ठीक है, प्रोपागेटिंग थ्रू ए क्या है, STRI होगा। ठीक है, जो भी। तो प्रोपागेशन थ्रू ए स्ट्रिंग मतलब एक स्ट्रिंग पे, मैं लास्ट क्लास में बताया था ना कि स्ट्रिंग में जो वेब होता है, मान लो एक स्ट्रिंग अटैच है, इधर तुम जार्क किए हो तो एक वेब पैटर्न जाएगा ना, उसका डिस्टर्बेंस ऐसे होगा वाई एक्सिस पे और डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स एक्सिस पे। तो ऐसे डिस्टर्बेंस होते 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 एक्स एक्सिस की और डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा उसका। तो वो क्या है, ट्रांसवर्स वेब है। और उस टाइम पे उसका टेंशन अगर टी है, मान लो जो स्ट्रिंग है उसका टेंशन मान लो टी है। ठीक है, और वेब एक प्रोपागेट कर रहा है कॉन्टिन्यूसली उस स्ट्रिंग के थ्रू। ठीक है, तो उस टाइम पे उसका स्पीड हो जाएगा रूट अंडर टी बाई म्यू। ठीक है, टी क्या है, टी इज द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। ठीक है, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, इसको लिख लेना, नोट कर लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। एंड म्यू, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का गलती होने वाला पॉइंट ये है, म्यू को कभी कभी बुक पे स्मॉल m से डिनोट कर देते हैं, तभी वहां से ही गलती जेनरेट होता है। म्यू स्मॉल m नहीं है, म्यू क्या है, म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, या फिर इसको और एक नाम है लीनियर मास डेंसिटी, है ना। मास पर यूनिट लेंथ मतलब क्या है, टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग, और जितना लेंथ है उस स्ट्रिंग का उसको डिवाइड करना है। मतलब मास को टोटल, स्ट्रिंग एक मान लो ये स्ट्रिंग है, इसका कुछ मास मिलेगा और इसका लेंथ भी कुछ है, तो मास डिवाइडेड बाय लेंथ करोगे तो वो म्यू का वैल्यू आएगा। और वो भी एसआई सिस्टम पे करोगे तो एसआई पे करना है, एंड सीजीएस, तो दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, है ना, वो तो डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो ट्रांसवर्स वेब जहां पे है
स्पेशली कहाँ पे, प्रोपागेटिंग थ्रू ए स्ट्रिंग, उसका फॉर्मूला क्या है, तो v इक्वल्स टू रूट अंडर टी बाई म्यू। और जहाँ पे हम लॉन्गिट्यूडिनल वेब की बात करते हैं गैसियस मीडियम पे, उसका वेलोसिटी या स्पीड क्या होगा, रूट अंडर b बाई रो, मीन्स बाल्क मॉड्यूलस बाई रो हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे अभी हम इसको तो छोड़ देंगे, ये ट्रांसवर्स वाले को, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। एंड प्रोपागेटिंग ए वेब थ्रू ए स्ट्रिंग को हम एकदम बाद में लाएंगे, उसको स्टैंडिंग वेब जब पढ़ेंगे उस टाइम पे। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लॉन्गिट्यूडिनल वेब इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम मतलब जैसे कि मान लो आइसोथर्मली अगर प्रोपागेट करे, अगर एडियाबेटिकली प्रोपागेट करे, तो क्या क्या होगा सिचुएशन। मान लो लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपागेट कर रहे हैं एक गैसियस मीडियम पे, वो तो लिखा गया है, और वो भी आइडियल गैस पे, आइडियल गैस के अंदर। ठीक है, आइडियल गैस रखा गया है, उसके अंदर से लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपागेट कर रहा है। देखो हमारा फॉर्मूला क्या मिला था, रूट अंडर बी बाई रो, या बीटा बाई रो, बी बाई रो, या फिर के बाई रो, कुछ भी बोल सकते हो। ये याद रखना है कि ये बाल्क मॉड्यूलस है, बस जिसको जिससे मर्जी वो डिनोट कर सकते हो, इंडिकेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अब देखो बाल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है सर, तो बाल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला है माइनस डेल्टा पी, मतलब प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस को हम पी से ही चलो डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पी या डेल्टा पी भी लिख सकते हो, या डीपी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कुछ भी यूज कर सकते हो। डीपी बाई डीवी बाई वी, मतलब क्या है, बाल्क मॉड्यूलस है ना, वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। अभी इसमें क्योंकि गैस है, गैस में कैसे स्ट्रेस पैदा करोगे, इसमें स्ट्रेस आ जाएगा। हम फोर्स दे रहे हैं, इसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। लेकिन अगर हम गैसियस मीडियम पे फोर्स अपॉन यूनिट एरिया करें तो वो तो प्रेशर आ जाएगा ना। तो इसलिए इसको डीपी या डेल्टा पी, मतलब प्रेशर डिफरेंस की बात किया जा रहा है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, स्ट्रेन, वो भी कौन सा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, डिवाइडेड में टोटल वॉल्यूम, तो माइनस डीपी बाई डीवी बाई वी। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें इसको थोड़ा अरेंज करके लिखे तो ऐसा आएगा, माइनस भी इंटू डीपी बाई डीवी, है ना, ऐसे आया। अब देखो आइडियल गैस के थ्रू अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव धीरे धीरे प्रोपागेट कर रहा है, क्या है मतलब, जो पार्टिकल्स ऑसिलेट हो रहा था ना, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, अभी कुछ बोल रहा हूं, अगर पार्टिकल ज्यादा तेज वाइब्रेट कर रहा है तो उसमें तो हीट जनरेट हो जाएगा, पार्टिकल का वाइब्रेशन इतना ज्यादा होगा कि हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो वो आइसोथर्मल नहीं रहेगा, मतलब टेम्परेचर उसका चेंज हो रहा है, राइट। लेकिन अगर उसमें ही ऐसा नहीं हुआ, तो अगर धीरे धीरे प्रोपागेट हुआ तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो उसको कहा जाएगा आइसोथर्मल कंडीशन। तो अगर 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 वेब स्पीड ऑफ द वेब या प्रोपागेशन स्पीड जो है, स्पीड ऑफ वेब क्या है, इज स्लो, स्लो अगर है तो उसमें क्या होगा, स्पीड ऑफ वेव अगर स्लो है तो इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस आ जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस इक्वेशन तो यही रहता है सर, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, लेकिन ये कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अभी इसके ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, तो P इंटू, ये यूवी मेथड से डिफरेंशिएशन होगा, P इंटू डी वी प्लस v इंटू डी पी। ठीक है, एक को कांस्टेंट रख के दूसरे के ऊपर डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को अभी तो मतलब लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, समझ गए होंगे ना डिफरेंशिएशन, इतना क्या डाउट है इसमें। अभी देखो हमारा टारगेट इतना तक पहुंचना है कि माइनस वी डी पी बाई डी वी तक पहुंचना है। देखो इस वी डी पी को उधर भेज दो तो पी डी वी का वैल्यू क्या आएगा सर, माइनस वी डी पी आ जाएगा। तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, तो माइनस वी डी पी बाई डी वी आ जाएगा। देखो ये रिलेशन ही, क्या ये नहीं है, यही तो है। तो बाल्क मॉड्यूलस जो टर्म हम वहां पे लिख रहे थे माइनस वी डी पी डी वी, वो ही इन केस ऑफ आइसोथर्मल कंडीशन फॉर आइडियल गैस क्या है, हमारा प्रेशर है। तो दैट मीन्स प्रेशर इज इक्वल्स टू बाल्क मॉड्यूलस हम बोल सकते हैं। तो दैट मीन्स हम स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव थ्रू ए गैसियस मीडियम, वो भी आइडियल गैस सिचुएशन, एंड मूविंग स्लोली मीन्स आइसोथर्मली वो अगर मूव करे, देन इट्स स्पीड विल बी p बाई रो, नॉट v बाई रो, इट विल बी रूट अंडर p बाई रो, दैट इज प्रेशर अपॉन डेंसिटी। क्लियर?
नेक्स्ट, तो दिस इज ऑल अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी हम चलेंगे एडियाबेटिक में, ठीक है, अभी हम चलेंगे एडियाबेटिक में। देखो इतना तक आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, तो हमारा आइसोथर्मल के लिए कुछ वैल्यूज मिला। नेक्स्ट एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक पे क्या होगा सर? तो इसमें सर हीट जनरेशन होने का चांस है, क्योंकि बहुत रैपिडली वाइब्रेटेड होंगे वो सब पार्टिकल्स, एंड ऑब्वियसली वेव प्रोपगेशन का स्पीड भी बढ़ जाएगा उसमें, ठीक है, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है सर? दैट इज पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, इसको फॉलो करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस पे। तो इसमें अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो P इंटू वी टू द पावर गामा के ऊपर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, गामा वी टू द पावर गामा माइनस 1 dV प्लस, अभी वी टू द पावर गामा को कांस्टेंट लिया, P के ऊपर dP इज इक्वल्स टू क्या हुआ सर? 0 हो गया, क्योंकि कांस्टेंट था ना इधर, डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। और इसमें हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट इस पॉइंट तक पहुंचना है, माइनस वी डी पी बाई डी वी तक। तो एक काम करो, इसको एक काम करो, इसको इस टर्म को उधर भेज दो, ठीक है। पी गामा वी टू द पावर गामा माइनस 1 dV का वैल्यू क्या मिलेगा सर? तो वी टू द पावर गामा dP। अभी ये जो है वी टू द पावर, देखो नीचे dV है ना, नीचे dV है, तो उस dV को भी उधर भेजना है और वी टू द पावर गामा माइनस 1 को भी भेजना है, क्योंकि यहाँ पे वी टू द पावर गामा को कटाना है ना हम लोगों को, उसको तो मिटाना है वहां से। तो क्या करेंगे, पी गामा को इधर रखेंगे, बाकी सारे टर्म्स को उधर भेज देंगे। तो वी टू द पावर गामा dP डिवाइडेड बाई वी टू द पावर गामा माइनस 1 dV इक्वल्स टू क्या आया सर? तो माइनस ऑफ वी टू द पावर, देखो वी टू द पावर क्या आएगा इसमें, वी टू द पावर गामा पहले था ऊपर, और ये जब ऊपर जाएगा, डिविजन वाला रूल है ना, अगर मान लो वी टू द पावर गामा ऊपर है, वी टू द पावर गामा माइनस 1 नीचे है, तो डिविजन का रूल क्या है? वी टू द पावर गामा माइनस 1, मतलब वी टू द पावर गामा माइनस गामा प्लस 1, गामा गामा कैंसिल आउट, तो भी आ जाएगा ना सिर्फ इसमें, ठीक है, वी टू द पावर 1 मतलब भी आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली वी लिख दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा देख लेना इंडेक्स को, ठीक है। तो वी डी पी बाई डी वी आ जाएगा इसमें। तो बेसिकली यही तो था। तो देखो एडियाबेटिक जहां पे हम प्रोसेस ले रहे हैं, जहां पे फर्स्ट प्रोसेस ले रहे हैं, उसमें क्या आ रहा है, माइनस वी डी पी डी वी का जो वैल्यू है, मतलब बाल्क मॉड्यूलस का जो वैल्यू है, वो गामा इंटू पी आ रहा है, पी गामा आ रहा है। तो दैट मीन्स देखो दोनों केस हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमारा क्या मिला, बाल्क मॉड्यूलस का वैल्यू गामा पी मिला, ठीक है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस में मिला जहाँ पे क्यू कांस्टेंट होता है। इसमें बाल्क मॉड्यूलस का वैल्यू तो इसको केप से भी डिनोट कर सकते हो। आइसोथर्म जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था उसमें पी मिला। तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल, आई एम सेइंग अबाउट लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जो गैसियस मीडियम के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है, तो उसका स्पीड क्या होता है, तो v इज इक्वल्स टू रूट अंडर गामा पी बाई रो हो जाएगा एडियाबेटिक के लिए, एंड v इक्वल्स टू रूट अंडर पी बाई रो हो जाएगा फॉर विच, फॉर आइसोथर्मल कंडीशन, ठीक है। एंड दूसरा चीज जो जनरल फॉर्मूला है वो हो जाएगा रूट अंडर इलास्टिक मॉड्यूलस बाई रो। अगर कहीं पे लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो रहा है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और उसका मान लो कुछ अदर टाइप का इलास्टिक मॉड्यूलस दिया गया है, तो उस टाइम पे हम इलास्टिक मॉड्यूलस ही इसमें लिखेंगे, ई बाई रो लिख देंगे सिंपली, ठीक है। लेकिन जनरली उसमें इतना ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादातर सॉलिड मीडियम पे ट्रांसवर्स ही दिखता है, लेकिन अगर होता है तो ऐसे होगा फॉर्मूला, ठीक है। और हाँ, ट्रांसवर्स का फॉर्मूला तो हम पहले ही बता चुके हैं, ट्रांसवर्स के लिए रूट अंडर टी बाई म्यू है, टेंशन डिवाइडेड बाई मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। तो किस मीडियम पे सबसे ज़्यादा हुआ इन दोनों में से, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव जहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस है उसमें फर्स्ट ट्रैवल करेंगे, है ना, उसमें फर्स्ट ट्रैवल करेंगे। देखो तो गैसियस इन जनरल अगर हम स्पीड की बात करें, वेव का मतलब साउंड वेव, अगर हम बोलते हैं साउंड वेव की बात करते हैं, तो स्पीड ऑफ साउंड वेव जो होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड वेव जो होता है वो सॉलिड पे सबसे ज़्यादा होता है, स्पीड ऑफ साउंड वेव सॉलिड पे सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आता है लिक्विड, उसके बाद आता है गैस। लेकिन अगर हम गैस के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल वेव मतलब साउंड वेव की बात करें सिर्फ गैस के अंदर, तो दो केस आ जाता है, एक है आइसोथर्म,
ठीक है। दूसरा है एडियाबेटिक, एडियाबेटिक जहाँ पे आइसोथर्म है उसमें आ जाता है फॉर्मूला V इक्वल्स टू रूट अंडर पी बाई रो, और जहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस है उसमें आ जाता है रूट अंडर गामा पी बाई रो। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला हो जाता है फॉर प्रोपागेटिंग द वेव थ्रू लॉन्गिट्यूडिनल वेव थ्रू गैसियस मीडियम। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हमारा जो फॉर्मूला था आइसोथर्म पे वो क्या था सर, तो रूट अंडर पी बाई रो, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। ज़्यादातर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, तो गामा पी बाई रो वाला। ठीक है, यही ज़्यादातर यूज़ होता है। तो क्या अगर तुमको मैं क्वेश्चन एक पूछ देता हूँ कि सर अच्छा ये बोलो कि स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है थ्रू ए गैसियस मीडियम, क्या वो प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा। सिंपली आंसर बोल दोगे कि हाँ सर प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि V इज प्रोपोर्शनल टू P। लेकिन सच बात बताओ तो ऐसा नहीं है। प्रेशर के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव डिपेंड ही नहीं करता। क्यों सर, ऐसा क्यों है, हम लोगों को तो क्लियरली दिख रहा है कि ये डिपेंड कर रहा है रूट अंडर। देखो एक चीज पढ़े होंगे कि जब हम कहीं पे बोलते हैं कि मान लो v इक्वल्स टू एक्स बाई वाई, तो इसमें v प्रोपोर्शनल टू हम x तभी बोल सकते हैं, v प्रोपोर्शनल टू x हम तभी बोल सकते हैं जहां पे y कांस्टेंट हो, या फिर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई y तब बोल सकते हैं जब x कांस्टेंट हो। ये मैथमेटिकल रूल है, ब्रैकेट के अंदर प्रोवाइडेड होता है ना, उसको ध्यान हम नहीं देते हैं कि, लेकिन कितना क्रूशियल पॉइंट है देखो, अभी समझ आ जाएगा कि वो जो ब्रैकेट के अंदर मैथमेटिक्स बुक पे रहता है ना, हम तो सोचते हैं अरे कि क्यों काली वेस्ट करके लिखे हैं इसको, कितना इंपॉर्टेंट है समझो। यहाँ पे प्रेशर के ऊपर वेव डिपेंड ही नहीं कर रहा है। क्यों सर ऐसा है, क्योंकि मान लो एक गैस चेम्बर है, ठीक है, यहाँ पे एक गैस कंटेनर है, ये पिस्टन मान लो एक, ठीक है, यहाँ पे एक पिस्टन है जिसके अंदर कुछ गैस है। जैसे ही कोई प्रेशर, इनिशियल प्रेशर मान लो था, जैसे ही तुम इसको प्रेस करके कहीं और, मतलब इसको कॉम्प्रेस्ड की हो, तो इसका क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया अंदर। प्रेशर क्या हुआ सर, प्रेशर इंक्रीज हुआ। क्या इसमें डेंसिटी भी फिक्स्ड है, नो, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स पहले दौड़ रहा था उसको जैसा जितना वॉल्यूम मिल रहा था, मॉलिक्यूल्स तो उसके अंदर उतना ही है, लेकिन उसका डेंसिटी बढ़ गया सर। तो प्रेशर जैसे ही बढ़ा उसके अंदर डेंसिटी भी बढ़ गया। क्लियर, तो प्रेशर बढ़ते बढ़ते डेंसिटी भी बढ़ गया, तो ये भी बढ़ा ऊपर, ये भी बढ़ा ऊपर, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, अल्टीमेट रिजल्ट तो P बाई रो इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ही है। P बाई रो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो प्रेशर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करते हैं, तो स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। ठीक है, ऐसे बोल देंगे। क्यों, क्योंकि और एक लॉजिक है इसका, मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर सकते हो, क्योंकि पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी हो जाता है ना। तो पीवी इज इक्वल्स टू, हम इसको एम बाई एम भी बोल सकते हैं, आर टी। तो पी इक्वल्स टू एम बाई वी को अलग करके लिखेंगे एंड 1 बाई एम आर टी लिखेंगे अगर, तो P इक्वल्स टू मास, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी आ जाएगा, तो m इंटू आर टी। तो इसमें P बाई रो का जो वैल्यू है वो आर टी बाई एम मिल रहा है, जहाँ पे m है मोलर मास, ये कैपिटल M है मोलर मास, ठीक है, एक मोल का जितना मास होगा मोलर मास, एंड ये m जो है ये टोटल मास ऑफ द गैस, टोटल मास ऑफ द गैस। ठीक है, तो इसमें अगर हम P बाई रो के जगह पे आर टी बाई एम को पुट करें तो V का वैल्यू क्या आएगा सर, तो गामा आर टी डिवाइडेड बाई एम। तो देखो इसमें प्रेशर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, तो फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि ये इट इज बिकॉज ऑल द टर्म्स, ऑल अदर टर्म्स आर कांस्टेंट, है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो V प्रोपोर्शनल टू तब क्या हो जाएगा, रूट अंडर टी, वो भी टी केल्विन यूनिट, केल्विन स्केल पे होगा। ठीक है, केल्विन स्केल पे। तो टेम्परेचर के साथ क्या है, वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के साथ प्रोपोर्शनल है। प्रेशर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के साथ प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखो
नेक्स्ट क्या है, तो ये वाला पार्ट जो है एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है स्पेशली। बाकी जिसको वो पहला वाला चीज़ समझ आ गया होगा, वो सोच रहे होने कि छोड़ देते हैं इसको, हम देखेंगे नहीं, तो स्किप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कभी कभी दे देते हैं तो इसलिए, ठीक है, नीट ओरिएंटेड अगर क्वेश्चन कर देते हैं एमसीक्यू टाइप्स तब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो प्रेशर, हाँ, अब क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये तो प्रेशर के ऊपर दिख रहा है कि ये डिपेंडेंट नहीं है, तो क्या ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है? तो तब डिपेंडेंसी आ जाएगा, ठीक है। मतलब देखो, एक कंटेनर की, वो जैसे मैं पहले का एग्जांपल दिया था, अगर मान लो एक कंटेनर है, जिस कंटेनर का अगर तुम पहले कुछ डेंसिटी मान लो रो इनिशियल था, उसका डेंसिटी अब बढ़ा रहे हो, देखो डेंसिटी बढ़ाना मतलब प्रेशर बढ़ाना नहीं है, लेकिन पहले वाला जहां पे पिस्टन वाला केस था, पिस्टन प्रेशर दे रहे थे, मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा था, कम उसको वॉल्यूम मिल रहा था, राइट। लेकिन इसमें क्या है, इसमें रो डेंसिटी जो है, इसमें मान लो एक एक कैंडल जलाए हो, ठीक है, एक कैंडल, उससे जो धुआं आ रहे हैं वो धुआं पूरे घर को फिल कर रहा है। अगर मान लो और एक कैंडल जला देते हो, तो बाकी जो रिमेनिंग वैक्यूम पोर्शंस होंगे या रिमेनिंग जो पोर्शंस होंगे उसमें तो वो चला जाएगा ना। समझ रहे हो बात को? मतलब जो मान लो एक जगह है जिसमें एयर पार्ट, कुछ कुछ गैस है, ठीक है, तो गैस तो पूरे जगह को सॉलिड जैसे फील कर देते हैं, सॉलिड जैसे फील कर देते हैं, वैसे तो गैस फील नहीं कर पाएगा, गैप रहेगा ना। तो दूसरे गैस को हम आसानी से डाल सकते, तो उसमें प्रेशर का कोई चेंज नहीं होगा उसमें। तो ये मतलब डेंसिटी को हम प्रेशर वेरिएशन के बिना ही बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो अगर डेंसिटी के ऊपर वेरिएशन देखें तो ऑब्वियस बात है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। मतलब गैस के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, गैस के अंदर, डोंट गो टू सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, उसमें तो अलग चीज़ है। गैस के अंदर अगर बात करें तो गैस का डेंसिटी अगर हम बढ़ाते हैं तो उस गैस के अंदर उसका वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव प्रोपगेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डेंसिटी बढ़ाए तो वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन घट जाएगा। ओके, क्या ये ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है? देखो ह्यूमिडिटी मतलब क्या है, कोई कोई स्टूडेंट को डाउट हो रहा है कि सर ह्यूमिडिटी क्या है। देखो ह्यूमिडिटी मतलब क्या है, जैसे स्वेट आ जाता है ना हमारा, थोड़ी देर मतलब हार्ड वर्क करने के बाद स्वेट आ जाता है, तो बेसिकली वो क्यों होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी है, इस वजह से ही होता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी है मतलब हमारा टेम्परेचर अगर बहुत हाई है, बॉडी टेम्परेचर, तो उस टाइम पे कुछ मतलब ये सॉरी, हमारा टेम्परेचर अगर लो है, आउटसाइड टेम्परेचर अगर हाई है, तो जो यहाँ पे वेपर मॉलिक्यूल्स होंगे, वेपर आके क्या होगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, ऐसे भी हो सकता है पहला। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि अंदर से ही कुछ स्वेट निकल के आए, ठीक है, अंदर से ही कुछ निकल के आए पानी, जो हमारा ये होता है, ठीक है, उसके थ्रू। तो ह्यूमिडिटी किस टाइप का कॉन्सेप्ट है? ह्यूमिडिटी मतलब जैसे विंटर सीजन जो है, ड्राई सीजन कहते हैं, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी कम होता है। जो समर या हमारा रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा रहते हैं, मतलब एयर पार्टिकल्स के ज़्यादा वाटर पार्टिकल्स उसमें ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी किस में ज़्यादा होता है, ड्राई सीजन पे कम होता है एंड वेट सीजन पे ज़्यादा होता है। तो विंटर पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी सबसे लोवेस्ट रहता है, इसलिए ही कोई भी कपड़ा अगर सुखाने के लिए देते हो ज़्यादा जल्दी सूख जाता है, क्योंकि उसमें एयर के अंदर या एयर पार्टिकल्स में वाटर कम होता है। और जो रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन में क्या होता है ना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रहता है, ठीक है, तो सूखने में मतलब मुश्किल होता है सुखाने में कपड़ा को। तो अब देखो ह्यूमिडिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं। देखो ये पहले एक कॉन्सेप्ट इसमें समझना जरूरी है कि जब मान लो कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तब डेंसिटी ज़्यादा है या कम है, ये बात अगर समझ गए हो तो ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंडेंसी भी आ जाएगा। अगर मान लो डेंसिटी ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी कब होगा या ज़्यादा होगा, देखो इसमें समझते हैं। ह्यूमिडिटी मतलब क्या है, मान लो पहले कुछ पार्टिकल्स ऐसे था, ठीक है, ये एयर मॉलिक्यूल्स है, आर्बिट्ररीनेस था इसमें। जैसे ही इसमें थोड़ा सा वाटर आ गया ना, पानी आ गया, तो ड्रॉपलेट्स क्या हुआ, मतलब वाटर पार्टिकल्स एक दूसरे में चिपक जाएगा, क्योंकि ये एडहेसिव टाइप का है। वाटर क्या करेंगे, अपने आप को मतलब खींच के, मान लो दो जहाँ पे एक एक पार्टिकल्स पहले घूम रहा था, वहाँ पे जैसे ही वाटर ज़्यादा हो गया, मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ पे हमारा क्या हुआ, अभी पार्टिकल्स कॉम्बाइन करके कुछ इस तरीके से, मतलब इस तरीके से ड्रॉपलेट्स बना रहा है,
ठीक है, तो ड्रॉपलेट्स जैसे ही बनाया, देखो इस ड्रॉपलेट का तो डेंसिटी ज़्यादा है, जाहिर सी बात है उस ड्रॉपलेट का डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन अल्टीमेटली अगर देखोगे इस रीजियन को एंड इस रीजियन को, तो किसका डेंसिटी ज़्यादा है? ऑब्वियसली इसका डेंसिटी ज़्यादा है। और थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं, मान लो दो पैकेट हैं, दो पैकेट या बाकेट टाइप का है मान लो, ठीक है, मैं इसको इस सारे को इरेज कर रहा हूँ, समझो, ठीक है। इतना इंटरेस्टिंग है ना ये वाला चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो हमारा वेलोसिटी रिलेशन, ये डेंसिटी के साथ रिलेशन को हम लिखते हैं क्योंकि ये काम आएगा इसमें, ठीक। देखो ह्यूमिडिटी को समझने के लिए एंड ह्यूमिडिटी जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे डेंसिटी का क्या होता है वो समझने के लिए हम दो पैकेट लिए हैं, ठीक है, दो पैकेट लिए हैं अलग अलग, दोनों पे ही सेम लेवल तक फील्ड है। एक में छोटा छोटा पार्टिकल्स लेके फील्ड है, छोटा छोटा पार्टिकल्स, छोटा छोटा बहुत छोटा, मान लो आयरन से ही फील्ड है, छोटा छोटा आयरन मॉलिक्यूल्स, और एक में तगड़ा तगड़ा इतना बड़ा बड़ा आयरन पार्टिकल्स है, ठीक है। अब तुम ये बताओ इसमें किसका डेंसिटी, अगर इसको भी देखे और इसको भी देखे, किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा? दोनों का लेवल सेम है, दोनों का लेवल सेम है, दोनों का कंटेनर साइज भी सेम है, आइडेंटिकल पूरा, लेकिन एक में छोटा छोटा आयरन डस्ट है, एक में बड़ा बड़ा है, तो किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा? ऑब्वियस बात है इसका ज़्यादा होगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि बहुत सारा एयर गैप आ गया है, तो यहाँ पे वैसे एयर गैप ही नहीं है, छोटा छोटा डस्ट है ना, इतना क्लोजली पैक्ड है कि इसमें एयर गैप बहुत घट गया है। तो एयर गैप अगर नहीं होगा तो ज़्यादा आयरन यहाँ पे आएगा ना, तो इसका मास बढ़ जाएगा। सेम वॉल्यूम पे अगर इसका मास बढ़ गया तो ऑब्वियस बात है कि उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो अब बताओ वेट एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है या ड्राई एयर की? देखो ह्यूमिडिटी अगर मान लो वेट एयर के लिए बोले तो ज़्यादा होता है ह्यूमिडिटी, क्या ज़्यादा होता है? ह्यूमिडिटी। अगर ड्राई एयर के लिए तो बोले तो ह्यूमिडिटी कम होता है। वेट एयर जहाँ पे है वहाँ पे क्या होता है? ड्रॉपलेट्स एक दूसरे को चिपक के थोड़ा बड़ा शेप बना देते हैं। बड़ा शेप अगर हो गया, जैसे मैं आयरन का एग्जांपल दिया, बड़ा शेप हो गया तो वो क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे, वो क्या होगा? उसके बीच में गैप रह जाएगा, तो वेट जहाँ पे एयर है उसका डेंसिटी घट जाएगा एंड ड्राई एयर का डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा मतलब वेट का ज़्यादा है, तो उसका डेंसिटी घट गया। तो ह्यूमिडिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं? ह्यूमिडिटी अगर बढ़ा तो डेंसिटी उसका घटा, तो डेंसिटी अगर घटा इसमें, इसका स्पीड क्या हुआ? बढ़ा, तो स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ गया। तो ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि कोई भी एयर मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ेगा किस सीजन पे? विंटर सीजन, सॉरी रेनी सीजन पे या समर पे? तो रेनी सीजन मान लो जस्ट अभी बारिश हुआ है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा होंगे ना एयर पे, तो उस टाइम पे अगर तुम कुछ बात करोगे तो ज़्यादा दूर तक सुनाई देगा, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड बढ़ गया है, ज़्यादा ट्रैवल कर पाएगा वो, ठीक है, उस वाटर पार्टिकल्स के थ्रू, तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा, ज़्यादा जल्दी सुनाई देगा। ठीक है, मान लो नॉर्मली तुम एक पहाड़ के सामने, ठीक है, एक हिल है, माउंटेन है, उसके सामने तुम बोलते हो, इको आता है। ठीक है, एक माउंटेन के सामने कुछ बोलते हो इस तरीके से और इको आता है नॉर्मली, कुछ मान लो 2 सेकेंड के बाद आता है एकदम एग्जैक्टली। अगर वो विंटर से मतलब ये रेनी सीजन होता है तो जल्दी आएगा, 2 सेकेंड से कम टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें एयर का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी बढ़ाने से स्पीड बढ़ जाता है। तो कितना फैक्टर्स हुआ? प्रेशर इंडिपेंडेंट है, लगता है कि प्रेशर डिपेंडेंट है लेकिन इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के साथ प्रोपोर्शनल है, और क्या है? डेंसिटी के स्क्वायर रूट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और हाँ, ह्यूमिडिटी के साथ क्या हुआ? ह्यूमिडिटी बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ह्यूमिडिटी बढ़ा मतलब रेनी सीजन, तो स्पीड भी बढ़ जाता है रेनी सीजन पे, ऐसे याद रख सकते हो। और ह्यूमिडिटी बढ़ा रेनी सीजन पे तो स्पीड भी बढ़ जाता है, तो मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ जाएगा। तो these are some factors on which the speed of waves depends. ओके,
तो बस इतना ही आज के क्लास के लिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज बहुत सारा चीज़ को डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो कि एग्जाम पर्पस के लिए, एंड बाकी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें भी आएगा सारा चीज़। तो थोड़ा ध्यान से, अगर किसी को डाउट हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। अगर फिर भी कुछ टॉपिक लगा कि नहीं सर इस चीज़ को थोड़ा डिस्कस करना चाहिए था, तो कमेंट कर देना, मैं कर दूंगा उसको, ठीक है। और वेव्स ये लास्ट चैप्टर हैं क्लास 11 के रेस्पेक्ट में, और अगर ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस बात है और थोड़ा डिटेल में है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टैंडिंग वेव के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। एंड बाकी ठीक है, ओके। अगर नया हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इस टाइप का एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच जाएं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।